बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेट दमादम लेकर एपेक्स न्यूज़ पर हाजिर खिदमत है आपका होस्ट नियाज़ पालम। सब पाकिस्तान की क्रिकेट उसमें जो नए कॉन्ट्रैक्ट का एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें सबसे बड़ी सबसे अहम खबर यह है कि बाबर आजम ने B+C कैटेगरी में जो उनके सामने पेपर लाए गए माहिदे के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के, वो उन्होंने साइन कर दिए हैं। और इसके हवाले से ये भी खबर है, हालांकि इस हवाले से PCB का ज़राए से ये खबर सामने आई थी कि किस खिलाड़ी को किस कैटेगरी में रखा गया है, उसे कितना मुआवजा मिलेगा, ये चीज़ें पोशीदा रखी जाएंगी। मगर क्या किया जाए कि पाकिस्तान में कोई चीज़ें छुपती नहीं हैं, खामोश नहीं रह सकते, बोलना पड़ता है, आ जाती हैं ज़राए जो है वो लीकेज हो जाती हैं चीज़ें। और ये लीकेज भी हो गई है कि बाबर आजम को जनाब 21,000 अमरीकी डॉलर हर माह मिला करेंगे, जो कि तकरीबन 58 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। वो खेलें ना खेलें, इस असना में इस अरसे में उनको हर माह ये मुआवजा जो है वो मिलता रहेगा। ऐसे तो नहीं जनाब, KPK और सिंध और बलूचिस्तान से लोग चले आ रहे हैं जौक दर जौक क्रिकेट की तरफ। साहब, इसका जो ग्लैमर है, जो क्रिकेट में रुपए पैसे की, आप देखिए कि भारत का कभी वो हाल था कि मेरे दो जानने वाले थे, उन्होंने जिक्र किया कि 60s में वो भारत के दौरे पे थे, तो एक ट्रेन से वो गुजर रहे थे और जब उन्होंने देखा कि शब का आखिरी पहर था, तो एक जगह पे लोग रुके और उन्होंने अपने लिए भी नाश्ता ख़रीदा और कुछ एक्स्ट्रा नाश्ता भी उन्होंने, सामान खाने पीने की अशिया जो है वो भी ख़रीदी। अब उन्हें वो कह रहे हैं कि मुझे हैरत हो रही थी कि ठीक है, लोग अपने लिए नाश्ता ख़रीद रहे हैं, मगर एक्स्ट्रा किस लिए। लेकिन वो कहते हैं कि फिर एक जगह पे जब ये ट्रेन एक जंगल जैसा एक गांव था, उसमें जब दाखिल हुई तो नीम लिबास में लोग, ख़वातीन और हज़रात, बच्चे, वो सब ट्रेन के साथ साथ चल रहे थे। और ट्रेन के ड्राइवर ने उसकी फायरमैन ने उसको स्लो कर लिया था और ट्रेन इंतहाई स्लो रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इतनी स्लो रफ्तार में, इतनी आहिस्ता कि जो लोग नीचे थे, लोग उनको हाथ से वो नाश्ते की जो चीज़ें उन्होंने ख़रीदी थी, कुछ अपने नाश्ते से बचाई, कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा जो ख़रीदी थी वो उनको डिलीवर कर रहे थे। मगर यही भारत कि जिसमें कल लोग उनको पहनने के लिए पूरा लिबास नहीं होता था, आज उसी भारत में पैसे की इतने रेल पेल हो गई है कि उनको अब दीगर मुल्कों के, गरीब मुल्कों के लोग तो इंसान ही नज़र नहीं आते, वो उनको 2 टके का भी कह देते हैं। और पाकिस्तान का जैसे गुज़िश्ता T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मौके पर एक मौक़िफ़ सामने आया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने इनकार कर दिया था कि वो भारत नहीं जाएगी, और यहाँ तक भी सूरत हाल बिगड़ गई थी कि शायद पाकिस्तान इस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा ही ना लेता, शरीक ही ना होती पाकिस्तान की टीम। ब्रदर इस्लामी मुल्क, पड़ोसी और कभी हमारा भाई हुआ करता था, फिर एक साजिश के तहत दुश्मन की चाल में आके वो भाई हमसे जुदा हो गया था। हमारा मशरक़ी पाकिस्तान हुआ करता था, फिर वो बांग्लादेश हो गया। तो वही भाई अब उसे जब उसी दुश्मन की जानिब से कारी ज़रबात आई तो उसको होश आया, या वो जैसे फिल्मों में हुआ करता है कि याददाश्त लौट आई, तो वो भाई हमारा जो है उसको पता चल गया कि मेरा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, तो उसने उस दुश्मन के साथ अपने रवाबित मुनक़ता कर दिए और पाकिस्तान की तरफ, अपने भाई की तरफ उसने देखना शुरू कर दिया, दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया और पिछली बातें भी, माजी का मोहब्बत और याराना, वो भी उसे याद आ गया। तो फिर पाकिस्तान ने भी उसका मुकम्मल हक़ अदा किया और उसके साथ मुकम्मल तौर पर भाईचारगी और उसके साथ यकजहती का इजहार किया। और बांग्लादेश की, अगर पाकिस्तान वहाँ सपोर्ट न करता तो बांग्लादेश की कश्ती डूब गई थी। बांग्लादेश को ICC सख्त मातूब करती, उन पर सख्त किस्म की पाबंदियाँ भी आ जाती। हालांकि धमकियाँ तो पाकिस्तान को भी मिल रही थी कि पाकिस्तान को भी सज़ाएँ मिल सकती हैं ICC से, मगर पाकिस्तान मजबूत रहा, मुस्तहकम रहा अपने स्टांस पे, और न सिर्फ अपने आप को बचाया बल्कि बांग्लादेश को भी बचाया। लेकिन वही सूरत हाल जो है वो चीज़ें अब रहती हैं सामने कि बंगाल जो है
वहाँ से हमेशा ही जो है वो गर्म हवाएं ही आई हैं और माजी हमारा कोई उनके साथ बेहतर नहीं है, 71 की जंग हो या कोई भी मामला। तो खैर हम बात क्रिकेट पे करें कि ये तमाम सूरत हाल जो पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से और फिर बाबर आजम के हवाले से, क्योंकि बाबर आजम के लिए कहा जा रहा था कि शायद उनका रास्ता रोका जा रहा है कि वो T20 क्रिकेट से दूर कर दिए जाएं। इसी तरह से मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी इस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा था। मगर एक और भी बात कि जो कट्टर मुखालिफ रहे हैं माजी करीब में, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप तक बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग तक लोग बाबर आजम के शदीद मुखालिफ थे, मगर बाबर आजम ने उसके बल्ले ने जिस तरह से रन्स उगले और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, उससे बाबर आजम एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं और अब उनकी तरफ सारी दुनिया तो पहले भी देख रही थी, मगर अब जो वो मुखालिफिन हैं वो भी बाबर आजम के गुण गाने लगे। और जो मुखालिफिन की सफ़ है, उस सफ़ में जो सफ़े अव्वल पे खड़े नज़र आते थे, जो उस सफ़ में, उस कतार में सबसे आगे नज़र आते थे, बासित अली, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद यकसर बदल गया है मौक़िफ़ बासित अली का। अब बासित अली ने, आप सब जानते हैं, फैब 4 के नाम से एक दुनिया भर में इस वक्त जो दुनिया के मकबूल तरीन क्रिकेटर्स हैं उनके हवाले से नाम लिए जाते हैं, और वो फैब 4 में शामिल हैं विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन जो अभी न्यूजीलैंड के टेस्ट क्रिकेटर और उनके मायनाज प्लेयर खिलाड़ी, वो अभी उन्होंने रिटायरमेंट ली है। जो लास्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच हुआ था, उसके अंजाम पर, उसके इख्तिताम पर, उसके ख़ात्मे पर केन विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। इस पर बहुत सारे लोग अफसरदा हैं कि केन विलियमसन अपने आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने शायद जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। लोग ये चाह रहे थे, क्रिकेट के जो उनके चाहने वाले हैं, उनके फैंस हैं, परस्तार हैं, वो चाहते थे केन विलियमसन कोई यादगार किस्म की परफॉर्मेंस करें और तब जाके वो रिटायरमेंट लें। लेकिन शोमी किस्मत के वो सिर्फ पहले इनिंग्स में 0 पे आउट हो गए थे, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 18 रन्स किए थे और उसके मैच के इख्तिताम पर, टेस्ट मैच के इख्तिताम पर उन्होंने यकबारगी अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो लोगों को एक तशनगी रह गई, एक अफसरदगी रह गई कि काश इतना बड़ा अजीम खिलाड़ी न्यूजीलैंड का केन विलियमसन वो रिटायरमेंट का ऐलान किसी अच्छी यादगार इनिंग्स को खेल कर करते। खैर ये जो टेस्ट मैच की क्रिकेट है, दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों के माबैन वो भी शुरू हो गया है और पहले रोज़ के खेल के इख्तिताम पर न्यूजीलैंड ने 291 रन्स किए थे 7 विकेटों के नुकसान पर, और इसको माइकल वॉन के मुताबिक, साबिक कप्तान इंग्लैंड के, उन्होंने इसमें इंग्लैंड की टीम को और बिलखुसूस कैप्टनशिप को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमें बेन स्टोक्स और जो रूट की कप्तानी में कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आया। बहरहाल उन्होंने जो नए डेब्यूटांट्स थे इंग्लैंड की जानिब से, उनकी परफॉर्मेंस पर उन्होंने तसल्ली का इजहार किया कि हाँ इन्होंने बेहतर किया। पहले रोज़ जनाब जब खेल ख़त्म हुआ तो न्यूजीलैंड का टॉस इंग्लैंड ने जीता था और बॉलिंग करने का, यानी न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी थी। तो इसके जवाब में फिर न्यूजीलैंड ने खेल ख़त्म होने तक 291 रन्स बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पर। उसमें जब खेल ख़त्म हुआ तो ग्लेन फिलिप्स 51 रन्स बना के 84 गेंदों पे 6 चौकों की मदद से, और ग्लेन फिलिप्स आउट हुए, नॉट आउट हैं 49 रन्स पर, 74 बॉलों पर उन्होंने ये रन्स किए थे। और काइल जेमिसन उन्होंने 6 रन्स बना रखे हैं, और यही 2 खिलाड़ी आज दूसरे रोज़ का खेल का जो है वो आगाज़ करेंगे। और देखते हैं कि ग्लेन फिलिप्स 1 रन और बनाएंगे तो वो अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करेंगे। इससे पहले जो पहले रोज़ आउट हुए उनमें सिर्फ टॉम ब्लेंडन जो हैं वो 84 गेंदों पे 51 रन्स बना के 6 चौकों की मदद से वो टॉप स्कोरर रहे। इनके अलावा डैरल मिचेल 44 रन्स 74 बॉलों पे बना के आउट हुए 6 चौकों की मदद से। रोची रविंद्रा ने 33 रन्स बनाए 33 रन्स और 51 बॉलों पर 6 चौकों की मदद से। टॉम लेथम उनके कप्तान
पहले टेस्ट में भी कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे और यहाँ पर भी पहले इनिंग्स में वो सिर्फ 27 रन्स, हालांकि उन्होंने 75 बॉलों का सामना किया और स्टे किया, उन्होंने विकेट पे खड़े हुए 75 बॉलें खेली, मगर उसमें सिर्फ एक चौका उन्होंने लगाया और 27 रन्स ही वो स्कोर पर कर पाए। तो इसका मतलब ये कि टॉम लेथम को थोड़ा एक्स्ट्रा कोशिश की ज़रूरत है। उनको मैच के इख्तिताम पर या शुरू में सुबह के सेशन में या शाम के सेशन में उन्हें कुछ नेट और नॉकिंग करने की ज़रूरत है। खैर, हेनरी निकलस उन्होंने 44 रन किए 74 बॉलों पे 6 चौकों की मदद से, और डेविड कॉनवॉय 9 रन्स बना के आउट हुए, नील स्मिथ 4 रन्स बना के आउट हुए। इनके स्पिनर इंग्लैंड के जैकब बैथल उन्होंने 8 रन्स के बस 5 ही ओवर किए उन्होंने पहले रोज़, और उसमें उन्होंने 8 रन्स के बस 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इनके अलावा जो उनके डेब्यूटेंट थे सॉनी बैकर, उन्होंने 63 रन्स के बस 2 विकेटें हासिल की। मैथ्यू फिशर जिन्होंने जोफ्रा आर्चर के साथ अटैक किया, नई बॉल का इस्तेमाल किया, उन्होंने 45 रन्स के बस 1 विकेट हासिल की, और जोफ्रा आर्चर ने 58 रन्स के एवज 1 विकेट हासिल की। और जोफ्रा आर्चर ने गुज़िश्ता पहले रोज़ जो है उन्होंने ज़्यादा ज़ोर शॉर्ट पिच बॉलिंग पर रखा और ख़ासा बैट्समैनों को जो है परेशान किया। बिलखुसूस ग्लेन फिलिप्स आमतौर पे शॉर्ट बॉल पर घबराते हैं, लेकिन उनकी तारीफ़ की जा रही है कि वो इस टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छी शॉर्ट पिच बॉलों के सामने अच्छी टेक्निक के साथ वो खेलते रहे और 49 रन बना के वो नॉट आउट है। जॉश टोंग स्पिनर उनके उन्होंने भी 74 रन के एवज 1 विकेट हासिल की। मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की ख़वातीन की क्रिकेट टीम की कि वो दूसरा मैच भी हार गई। पहला मैच वो भारत के ख़िलाफ़ हारी थी, दूसरा मैच अब वो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ थी। और आपको ये भी याद है कि साउथ अफ्रीका की टीम भी पहला मैच हार चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ये टीम जो है अपने पहले मैच में शिकस्त से 2-4 हुई थी, और लेकिन अब उस टीम के क्रेडिट पे एक फ़तह आ गई। मगर पाकिस्तान की ख़वातीन की टीम जिसके मेंटोर वहाब रियाज़ हैं, और वहाब रियाज़ पे हर तरह की तनकीद हो रही है, बहुत सारे लोग कि ये शायद कोई हकूमती पसंदीदगी की उन्हें आशीर्वाद हासिल है कि वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ चीफ सेलेक्टर हो गए, कभी कुछ हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल वहाब रियाज़ से ज़्यादा हमने बात करनी है अपनी ख़वातीन की क्रिकेट टीम की। जनाब 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए आई थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की ख़वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान फ़ातिमा सना। उन्होंने जनाब आके कुछ संभाला दिया। पिछले मैच में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 106 रन्स बना के आउट हो गई थी भारत के ख़िलाफ़, और यहाँ पाकिस्तान की टीम कोई 20 रन्स का उन्होंने तरक्की की है। कुछ इम्प्रूवमेंट कहेंगे कि यहाँ उन्होंने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, या इसको बॉलिंग का फ़र्क भी कह सकते हैं कि भारत की बॉलिंग ज़्यादा मौसर थी कि एक उनकी दीप्ति शर्मा ने हमारे ख़िलाफ़ 5 विकेटें हासिल की थी। तो यहाँ साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ हमारी टीम ने जनाब किए 126 रन। इसमें फ़ातिमा सना उन्होंने निस्फ सेंचुरी स्कोर की और उन्होंने 38 गेंदों पर 55 रन स्कोर किए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए। 8वें नंबर की फ़ातिमा सना का साथ अगर दिया इस मैच में तो वो दिया 10वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आई तूबा हसन, उन्होंने जिन्होंने 27 बॉलों पर 23 रन की इनिंग्स खेली 2 चौकों की मदद से। और इस तरह से ये 8वें नंबर की बैटर और 10वें नंबर की बैटर, इन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन, उनकी कोई स्कोर शीट, उनका स्कोर कार्ड, उसको कुछ थोड़ा जो है वो भरम दिया, और उसे हम जो है वो काबिल तसल्ली कह सकते हैं, क्योंकि ये रन्स कोई रन्स नहीं है। और भारत की टीम ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 170 रन किए थे, तो यहाँ 126 रन जो पाकिस्तान ने किए, इसमें जनाब मुनीबा जिन्होंने पिछले मैच में 41 रन किए थे वो 0 पे आउट हो गई। गुलफरेज़ा ने 1 रन किया, आलिया ज़फ़र ने 9, नतालिया परवेज़ ने 4, रामीन शमीम ने 6 और इरम जावेद ने 11 रन किए, आलिया रियाज ने 10 रन किए। ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी। और जवाब में जनाब साउथ अफ्रीका की टीम ने क्या किया ये हम आपको बताते हैं ब्रेक के बाद। आइए चलते हैं ब्रेक पे और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। 1 मिनट इब्रार भाई, 1 मिनट होल्ड रखिएगा।
इब्रार भाई अभी नहीं स्टैंड बाय नहीं कीजिएगा। अनाउंस करने के बाद थोड़ा सा टाइम दिया करेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ भी बीच में आई है। अच्छा ओके ठीक है। 4-5 सेकंड का होगा ना। ओके ओके ओके। अब चलने दें यही। नहीं वो चलने तो दें। वो पता क्या इनका कोड सेट नहीं है बैठा हुआ। इसे रिकॉर्ड भी है, ठीक है। अच्छा अच्छा कट नहीं है। ठीक है। बटन शटन अंदर चले गए हुए हैं सारे कि आपने खुद किए हुए हैं ये? वो उसने किए हैं, फ़हीम ने। अच्छा हाँ। ज़्यादा बटन अंदर चले गए, बुरे लग रहे थे उसमें। हाँ आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना बुरा आ रहा था उसमें। ओए होए। मैंने किसी वजह से ये सेट किया है। चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ। चलें पानी ले लूँ, स्टैंड बाई हैं हम लोग। हाँ स्टैंड बाय हैं लेकिन ले लें। अच्छा जी, अच्छा मैं एक घूंट पी लूँ सिर्फ। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। रेडी है आप? हम ये ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, वेलकम करना है। ओके जी, तो ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर हैं एपेक्स न्यूज़ पर क्रिकेट दमादम लेकर। जनाब, साउथ अफ्रीका की ख़वातीन की टीम ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच जीता, तो आज अब इसके बाद में तीसरा मैच पाकिस्तान की टीम ख़वातीन की टीम हमारी वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हफ्ते के रोज़ तीसरा अपना मैच खेलेगी। इब्तदाई दोनों मैच पाकिस्तान की टीम हार चुकी है। एक मैच से मैं अगले मैच की बात करने से पहले बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के एक लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम के हवाले से। वसीम अकरम की कराची में एक लैंड थी, एक क़ताए अराज़ी था उनके पास। ये कोई 5 कनाल की ज़मीन थी जो उन्होंने तफवीज़ कर रखी थी, उसको उन्होंने स्पेयर कर रखा था कि कभी मैं यहाँ कोई 5 स्टार होटल वो उसकी तामीर करूँगा। लेकिन अब जो गुज़िश्ता दिनों वो हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करके आए हैं, ये जो सआदत उन्हें हासिल हुई है, उस वक्त भी काफ़ी बातें हो रही थी और उन्होंने कहा था कि जी मैं जिस तरह की एक रंगीन ज़िंदगी गुजारी है, एक ग्लैमरस लाइफ मैंने जो है वो गुजारी है, मगर अब अगर ये मुझ पर करम हुआ है कि मुझे रब ताला इस रास्ते पर, दीन के रास्ते पर ला रहा है, तो ये उसकी करम नवाजी है। उसमें कुछ लोग नाम ले रहे थे सईद अनवर का, तो शायद उस वक्त तो उन्होंने इनकार किया था कि नहीं, ये मेरे अंदर की ख्वाहिश थी, मैं अपनी ख्वाहिश के तहत दीन की तरफ राग़िब हुआ हूँ और मैं हज की सआदत करके आया हूँ। फिर उन्होंने इसके हवाले से ये भी कहा था कि जी मेरी ज़िंदगी बदल गई है। तो वो ज़िंदगी कैसे बदल गई है? वो यूँ बदल गई है कि ताज़ा तरीन वाक़या ये हो गुज़रा है कि कराची में वो जो लैंड उन्होंने 5 स्टार होटल के लिए बुक की हुई थी या रिज़र्व कर रखी थी, उस क़ताए अराज़ी पर, उस ज़मीन के टुकड़े पर उन्होंने मस्जिद तामीर करने का बल्कि संगे बुनियाद रख दिया गया। इसकी गुज़िश्ता रोज़ इसकी जो तकरीब हुई उसमें उनके मोटिवेटर सईद अनवर भी वहाँ मौजूद थे, इंज़मामुल हक़ मौजूद थे, मोहम्मद यूसुफ मौजूद थे। ये तमाम क्रिकेटर्स हैं कि जो क्रिकेट खेलते उस दौर में ही दीन की तरफ राग़िब हो गए थे और उसमें भी गालिबन सईद अनवर का ज़्यादा पार्ट था। और वो उन्होंने जब तबलीग की तरफ राग़िब हुए तो उन्होंने इन क्रिकेटर्स को भी दीन का जो है वो दर्स देना शुरू किया था। और अब उनका जो नया कारनामा है वो वसीम अकरम की सूरत में है कि वसीम अकरम भी दीन की तरफ राग़िब हो गए। अब वो जो ज़मीन उन्होंने 5 स्टार होटल के लिए रखी थी, उस पर उन्होंने मस्जिद की तामीर का आगाज़ कर दिया है। और वो कहते हैं कि इस मस्जिद को क़ताए अराज़ी देने के साथ साथ उन्होंने 5 करोड़ रुपए इसके लिए इजाफ़ी इसकी तामीर के हवाले से, और टर्किश स्टाइल पर कोई मस्जिद है जो उनके तसव्वुर में है, टर्किश मस्जिद है, उसके डिज़ाइन को जहन में रखते हुए वो यहाँ मस्जिद की तामीर करने जा रहे हैं। इस पुरवकार तकरीब में मौलाना तारिक जमील भी, कि जो दरअसल तबलीग के हवाले से पाकिस्तान में सबसे बड़ा इस्तारा, सबसे बड़ी शख्सियत माने जाते हैं, और बहुत सारे लोग, बहुत से शोबिज़ के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग और क्रिकेटर बिलखुसूस, क्योंकि हम तो बात ही क्रिकेट की करते हैं, तो
ये सब लोग जो दीन की तरफ राग़िब हुए, ये इसमें मौलाना तारिक जमील साहब का जो है वो बहुत बड़ा रोल है। तो ये वसीम अकरम जो हैं उन्होंने अपनी दीन से मोहब्बत, यानी ये उस तरह का एक करैक्टर हो गए कि शायद आपको मिस्री फिल्म आबिदा याद होगी कि उस फिल्म में एक ख़ातून होती हैं कि जो गुमराह होती हैं, मगर फिर उन्हें दीन की जो है वो समझ आती है, उनको इशारे होते हैं, वो दीन की जानिब उनकी तवज्जो हो जाती है, और फिर उनके लिए जो लादीन माशरा था उनका, उसमें उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी की जाती हैं, मगर वो साबित कदम रहती हैं और अल्लाह का क़ुर्ब उन्हें हासिल होता है। तो इसी तरह से अब वसीम अकरम और इसी तरह से दूसरे क्रिकेटर्स कि जिनकी ज़िंदगियाँ बहुत रंगीन होती हैं, जब वो दीन की तरफ आते हैं तो यकीनन बेशक हम किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, बुनियादी तौर पर चूँकि हम मुसलमान हैं तो हमें इस तरह की जो ख़बरें सामने आती हैं तो उन पर एक तमानियत का एहसास होता है, एक ख़ुद से भी जी चाहता है कि मेरे सुनने वाले, देखने वाले और मैं ख़ुद हम दीन को ज़्यादा से ज़्यादा समझें, और हर शोबे में, क्रिकेट में रहते हुए भी ठीक है क्रिकेट भी खेलें, मगर इसके साथ अगर वक्त नमाज हो जाए तो उसको भी ना भूलिए। इसी के साथ जनाब एक वाक़या हो गुज़रा है जनाब, गुज़िश्ता रोज़ भारत और अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच में एक वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ है, जिसमें भारत की टीम ने जनाब खड़का दिया है अफ़गानिस्तान को और 400 रन्स कर दिए उन्होंने भारत के ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और उन्होंने जनाब 402 रन्स कर दिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि भारत की ये महान टीम, जिसमें एक से बढ़कर एक बैटर है, साहब 402 रन्स तो किए मगर आउट भी पूरी टीम हो गई, और इसमें यकीनन अफ़गानिस्तान के बॉलर्स को इसका क्रेडिट जाएगा कि एक कितनी बड़ी टीम को उन्होंने आउट कर दिया। 402 रन्स जो भारत की टीम ने किए, इब्तिदा में उनको 9 रन्स पर ही उनका ओपनिंग बैट्समैन यशवी जायसवाल वो आउट हो गया था, लेकिन उसके बाद में फिर सीनियर उनके तजर्बाकार साबिक कप्तान रोहित शर्मा और मौजूदा कप्तान शुभमन गिल, इन दोनों ने मिलके, और मैं आपको बताता चलूँ ये इनकी पार्टनरशिप और मैच की तफसील से पहले कि अभी जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप गुजरा 2026 ही में, उसमें जो इनके चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकार, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे सिस्टम को भी एक अजीत अगरकार चाहिए। तो अजीत अगरकार पर प्रेशर आया था, काफ़ी दबाव आया था कि जनाब रोहित शर्मा को हम चाहते कि ये आखिरी वर्ल्ड कप भी जो है वो खेलें, लेकिन अजीत अगरकार ने यस नहीं किया, उन्होंने नो कह दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, अब मैं मुस्तकबिल के लिए भारत की एक टीम को प्लान कर चुका हूँ, लिहाजा मेरे इस प्लान में अब रोहित शर्मा की कोई गुंजाइश नहीं है T20 क्रिकेट में। तो उन्होंने सॉरी कर लिया था, मगर वनडे क्रिकेट अभी तक रोहित शर्मा भी खेलते हैं और विराट कोहली भी खेलते हैं। तो रोहित शर्मा ने 48 रन्स किए, एक पार्टनरशिप की उन्होंने शुभमन गिल के साथ, और लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ी इस मैच की पार्टनरशिप थी वो ईशान किशन और शुभमन गिल के बीच में रही। शुभमन गिल कप्तान हैं ODI टीम के भारत के, उन्होंने 154 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली, और ये उनकी ODI क्रिकेट में 9वीं सेंचुरी है, 9th सेंचुरी उनकी जानिब से बनाई गई है। 154 रन्स किए उन्होंने 110 बॉलों पे, जिसमें 22 चौके और 2 छक्के थे। ईशान किशन ने नहायत जारहाना अंदाज से आज की क्रिकेट में मैं जो बार बार अजीत अगरकार को दादे तहसीन से नवाजता हूँ, वो उसके पीछे एक ख्वाहिश भी रहती है मेरी कि ए काश मेरे वतन को भी एक अजीत अगरकार जैसा सेलेक्टर मिल जाए। तो ये जो हमने 2023 से अब तक 19 खिलाड़ी जो है वो उनको हमने डेब्यू करवाया है, और वो फिर गुम हो जाते हैं, खिलाड़ी आते हैं और चले जाते हैं। ये आना जाना ना रहे, हमें ऐसे खिलाड़ी मिलें, ऐसे पुरअसर, ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी हों कि जो एक मरतबा आप सेलेक्ट करें तो फिर उनको टीम से निकालना आपके इख्तियार में ही ना हो, आपको वो हर मैच जिताएं। और आप देख लीजिए कि भारत में आज एक टीम नहीं,
उनकी T20 टीम, उनकी वनडे टीम, उनकी टेस्ट टीम, वो इतनी भरपूर टीम उन्होंने बना दी है। हर टीम में खिलाड़ी के पीछे खिलाड़ी एक कतार है। आपको अगर एक खिलाड़ी कहीं इधर उधर हो भी जाए तो दूसरा उससे कहीं बढ़कर मौजूद है। तो उन्होंने जनाब जो अजीत अग्रकार का इसमें क्रेडिट है उसे हम फरामोश नहीं कर सकते। तो इनकी जो पार्टनरशिप हुई तीसरी, इसमें 224 रन बनाए शुभमन गिल और ईशान किशन दोनों ने मिलके। और एक मौके पर ऐसा लग रहा था जब 360 रन पे शुभमन गिल आउट हुए थे, चौथी विकेट थे ये, तो ऐसा लग रहा था कि ये 450 रन्स कर देंगे। लेकिन फिर उसके बाद में ये टीम आखिरी जो खिलाड़ी थे वो 7.1 ओवर में महज 42 रन्स का स्कोर में इजाफा करके आउट हो गए। इनमें इनके बाद में खेले जनाब कहाँ गया मेरा पेपर ही कहाँ गया? चलें चलें, अच्छा जी, अरे क्लोजिंग इसके जो इनके अलावा इन 4 प्लेयर्स ने इधर से स्कोर किया और अफ़गानिस्तान की जानिब से भी जो ऊपरी 4 नंबर थे 1, 2, 3, 4, ये ऊपर के 4 बैट्समैनों ने ही रन्स किए। और इस मैच में 100 और 220 रन से शिकस्त हुई अफ़गानिस्तान की टीम को। और अफ़गानिस्तान की जानिब से महज एक खिलाड़ी ही उनके जो है वो काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस कर सके। बाकी खिलाड़ी 232 पर ये टीम 44.3 ओवर्स में आउट हुई। रहमत शाह ने किए थे 79 रन 84 बॉलों पे 8 चौकों की मदद से। सिद्दीक अतुल ने 42 रन किए थे, रहमानुल्लाह गरबाज 41 रन और इब्राहिम ज़ादरान 21 रन करके आउट हुए। तो इसके बाद अफ़गानिस्तान की टीम जवाब में 402 के 232 रन 44.3 ओवर्स में बना के आउट हुई। इस तरह से आखिरी विकेटों पे खिलाड़ी सिर्फ 42 रन कर सके और 7 खिलाड़ी इस स्कोर में आउट हुए। 400 रन या 400 से ज़्यादा रन एक रोज़ा इंटरनेशनल मैचों में, इसकी एक अच्छी खासी तफसील है। आज का मेरा प्रोग्राम अपने अंजाम को पहुंच रहा है, तो ये तफसीलात लेके इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम का आगाज़ ही हम यहीं से करेंगे कि जहां आज ये सिलसिला हम मौकूफ़ कर रहे हैं। क्रिकेट दमादम, इसकी अगली किस्त का इंतज़ार कीजिएगा। मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।